नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के परिचर्चा में। साथियों, आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। तो आइए संविधान दिवस पर संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम सबको जाननी चाहिए, आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सबसे पहले साथियों, हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में आज़ादी के लिए संघर्ष बहुत लंबा चला। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लेकिन लगातार संघर्ष के बाद जब भारत आज़ादी के करीब पहुंचा, अर्थात स्वतंत्र होने के पूर्व की जो स्थिति बनी, तो उसमें दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो सामंतवादी शक्तियां थी, जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, पूरे विश्व में जो अपना शासन चला रहे थे, अब साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर होने लगी और उसके स्थान पर एक उदारवादी नीति बनी, उदारवादी सोच विकसित हुई। इसी के सिलसिले में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के जो सरकार होते हैं, लॉर्ड एटली के नेतृत्व में, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और वह भारत में जो संवैधानिक सुधार होता है या भारत में एक नई, जो कह सकते हैं कि आज़ादी की दिशा में प्रयास होना शुरू होता है। तो इसी सिलसिले में आप कहेंगे कि कैबिनेट मिशन आपने पढ़ा होगा। कैबिनेट मिशन अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना इसलिए नाम पड़ा कि उसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य होते हैं और तीनों के तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट से संबंधित होते हैं, तीनों व्यक्ति, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। इसी सिलसिले में भारत में कुल 389 सीटें निर्धारित की जाती है संविधान निर्माण के लिए और इसका चुनाव विभिन्न राज्यों के प्रांतीय विधानसभाओं से होना निश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो उस समय देशी रियासत थे, उन देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि होते हैं और 4 संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि होते हैं। तो पहले संविधान सभा में कहा जाए तो 389 सीटें अर्थात मेंबर्स को चुना जाता है और ये निश्चित की जाती है 389 जो व्यक्ति है, जो संविधान निर्माण की जो कमेटी बनेगी, इसमें इतनी सभा बनेगी, इसमें इतने लोग मिलकर संविधान बनाएंगे। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं कि संविधान की जो निर्माण हुई और संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा के गठन से संबंधित डेट को आप याद रखेंगे। 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच पद्धति के अनुसार संविधान सभा का गठन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 6 दिसंबर के आगे बढ़ते हैं 3 दिन और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उस बैठक में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते हैं वो बिहार से होते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार से होते हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते हैं और उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव संविधान सभा की पहली बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को होता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं तो 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर दूसरी बैठक होती है, महत्वपूर्ण बैठक, क्षमा कीजिएगा, संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर, क्षमा कीजिएगा, इसमें ये डेट
11 भी हो सकता है, इसे आप सर्च कर लीजिएगा। 13 या 11, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो तब तक आप इसे 11 समझे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो आप इसे भी समझ लें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। 95% संभावना है कि वो 11 दिसंबर को चुने जाते हैं। आप देख लीजिएगा, 11 दिसंबर को हम चर्चा करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव भी संविधान सभा में पेश किया जाता है, इसकी चर्चा बाद में होगी। तो इस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और संविधान निर्माण से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ और महत्वपूर्ण बात हैं उपाध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष की हमने बात की। उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी और 2 व्यक्ति होते हैं, और टी कृष्णमचारी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और टी कृष्णमचारी संविधान सभा में उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, 2 व्यक्ति, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और टी कृष्णमचारी। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इससे जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर BN राव, इनका पूरा नाम डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव, और ये संविधान सभा में सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। अर्थात संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आप सभी इनसे परिचित हैं, अवगत हैं, हर व्यक्ति जानते हैं, बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव होता है। इसके अतिरिक्त साथियों, हमारे संविधान सभा में, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रारंभ में 389 मेंबर्स थे। बाद में इसकी संख्या घटेगी और इसकी हम चर्चा करेंगे। स्वाभाविक इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण नामों की चर्चा की। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ। सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर अब यहाँ क्लियर कर लें आप साथियों, ये 13 दिसंबर नहीं, बल्कि कन्फर्म रूप से अब हमें निश्चित रूप से ऐसा याद आ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, बिहार से थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और टी कृष्णमचारी उपाध्यक्ष संविधान सभा के रूप चुने गए, और BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, अर्थात संविधान निर्माण में सलाहकार की भूमिका में डॉक्टर BN राव सर थे, बेनेगल नरसिंह राव, और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नाम हैं साथियों। अब अगले टॉपिक की तरफ, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेंज करते हैं इसे। अब इस सदस्य की संख्या को देखते हैं। इस संविधान सभा में मैंने कहा कि 389 मेंबर्स थे प्रारंभ में, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो 389 सदस्य संविधान सभा में थे प्रारंभ में, लेकिन अब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए जो का चुनाव हुआ, तो इसमें बाद में 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन से संबंधित है, माउंटबेटन योजना के तहत ये निर्धारित हुआ कि भारत के साथ से पाकिस्तान का विभाजन होगा, अर्थात हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो अब इसमें से सदस्यों की संख्या, जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आते थे, उन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को अब हटना पड़ा, यानी उन्हें अब घटाना पड़ेगा। इसलिए इसमें से 90 सदस्यों कम हो जाते हैं, और जब माइनस करेंगे साथियों तो 9, 18 से 9, और फिर ये बचेगा 299। अब जो संविधान सभा में 3 जून 1947 के बाद, अर्थात पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299 सदस्य बच जाते हैं। इन 299 सदस्यों में से 12 राज्यों से, याद रखिएगा, 12 राज्यों से जो सदस्य चुनकर आते हैं, और 29
12 राज्यों से और 29 जो देशी रियासतें होती है उनसे भी सदस्य चुनकर आते हैं और कुल मिलाकर 299 सदस्य चुनकर आते हैं। तो संविधान सभा जो भारत के लिए संविधान बनाएगी उसमें 299 सदस्य फाइनली बच गए, पहले 389 थे, आप इसको भी समझ गए होंगे। अब साथियों इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्य बातों की चर्चा हम करेंगे। तो अब संविधान निर्माण शुरू हुआ, विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी, सभी समिति के अध्यक्ष बने। अब संविधान बनने के विभिन्न दौर से गुजरकर संविधान बनकर तैयार हुआ। आप यहां आते हैं 26 नवंबर 1949, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, अर्थात पूरी तरह से सारे संशोधनों के फलस्वरूप पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो अब आप यहां से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है लगातार परीक्षाओं में कि संविधान के बनने में, निर्माण में कितना समय लगा। तो साथियों आप यहां से 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इन बीच के अंतराल को आप देखेंगे, जो समय होगा वो होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जब आप घटाएंगे देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, चूंकि 9 दिसंबर को भी बैठक हुई तो 9 दिसंबर का तिथि भी जोड़ा जाता है, इसलिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर को संविधान बन गया और इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर जब संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अर्थात एडेप्ट करते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडेप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। तो अब आपने देखा कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, उस दिन बनकर तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अर्थात 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब साथियों महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इसको तो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारा संविधान लागू कब होता है आप सभी जानेंगे। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू होता है। तो जब बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, हमने उसे आत्मार्पित भी कर लिया, लेकिन इसे पूरे देश के स्तर पर एक निश्चित तिथि को जब लागू करने की बात आई तो वो तिथि है 26 जनवरी 1950। तो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया तो फिर नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, 2 महीने का विलंब क्यों? तो इस चीज को समझते हैं कि साथियों अब थोड़ा आपको हम बैक लिए चलते हैं। थोड़ा बैक आइए। 1929 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930 तक लाहौर में रावी नदी के किनारे चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये लाहौर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है, अर्थात हम स्वतंत्र है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा अवस्था में थे, कहने का मतलब युवा लोगों की टीम थी। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1950 तक चलती है, उसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है, अपनी आज़ादी का शंखनाद किया जाता है। और 1 जनवरी को तो बैठक समाप्त हो जाती है। उसी साल उसी में निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी के रूप में मनाएंगे, अर्थात हम स्वतंत्र है। स्वराज की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के जो नेता होते हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जो अपना स्वराज का प्रस्ताव पारित करते हैं और फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात करते हैं। तो साथियों 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं 1930 में।
चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कि वर्षों की गुलामी के बाद एक ऐसा दिन आया था जिसमें भले ही पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन हमने घोषणा की कि हम इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम स्वतंत्र है। हमने इतनी हिम्मत की, हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने हिम्मत दिखाई कि हम स्वतंत्र है, अर्थात ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो अपने हाथों में थी नहीं। हम कब आज़ाद होंगे? हम तो दूसरे के अधीन थे। तो हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हमें तो आज़ाद होना था। ये अपने बस की बात थी नहीं कि हमें आप कब आज़ाद करेंगे, जितनी जल्दी हो हमें आज़ादी मिल जाए। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हो गए। ये तिथि हमारे बस की नहीं थी कि हम इसमें संशोधन कर सकें, लेकिन इस तिथि को 26 जनवरी को, कहने का मतलब ताज़ा रखने के लिए, उसे पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में जिंदा रखने के लिए हमने जो 26 नवंबर को संविधान बनाया था, हमने संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। फिर भी हमने 2 महीने इंतजार किया और इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरे देश में लागू किया। हमारे नेताओं ने इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, अर्थात भारत गणतंत्र हो गया। पूरी तरह से भारत स्वतंत्रता के साथ साथ अब गणतंत्र है, उसके देश में अपना संविधान है। पूरी तरह से अब हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं जो संवैधानिक मूल्यों से बंधे हुए हैं। हमारे देश को चलाने के लिए हमारे पास नियम कायदा है। तो साथियों, आप सभी संविधान दिवस पर इस छोटे से लेक्चर को किस रूप में देखते हैं, कैसा लगा? होता क्या है कि संसाधन के अभाव में बहुत बड़े लेक्चर नहीं बनाए जा सकते, वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कतें आती है, इसलिए बहुत कम समय में आपको चीज़ें आपके बीच रखने का प्रयास किए। हो सकता है स्पीड कुछ ज़्यादा हो। आगे भी इसी तरह की जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं संविधान से जुड़ी हुई। फिर एक परिचर्चा हमने शुरू की है, आपका सहयोग समर्थन मिलता रहा तो निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अंत में थोड़ा शिकायत है जो आपसे शेयर करेंगे। अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन समर्थन सहयोग उस अनुपात में नहीं मिलता है जिस अनुपात में मिलनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती है, हम जानते हैं कि जो भी हमारे हम उम्र के लोग हैं या उम्र दराज लोग हैं, वो मनोरंजन के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी मनोरंजन है। मनोरंजन के साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमने जो कुछ बातें कही हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ गलतियां हो सकती है, जिसे आप भी सर्च करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये फैक्ट जो आपने रखा इसमें कमी थी। क्योंकि ज्ञान से तो कोई परिपूर्ण है नहीं, हर किसी में कुछ न कुछ कमी है। मैं भी निश्चित रूप से रोज सीखता हूँ नई नई चीज़ों को, फिर उसमें सुधार करके आपके बीच रखता रहता हूँ। तो साथियों, फिर नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में निवेदन करेंगे कि पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना सहयोग समर्थन दीजिए। अच्छी चीज़ें हैं, सहयोग और समर्थन के बिना कोई आज तक आगे न बढ़ा है न बढ़ पाएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।